हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका 70th बीपीएससी के करंट अफेयर्स के सीरीज में। हम लोग सितंबर का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, सितंबर 2024 का कर रहे हैं। ये भी साथ ही साथ नोट कर लो, ठीक है। हमने ऑलरेडी जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स करा दिया है, ठीक है। जनवरी 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक। उसके बाद 2023 का हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी करा दिया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आज का करंट अफेयर्स में क्या है। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हमने यूपीएससी के सीएसई मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और सीएपीएफ जो आर्म फोर्स के लिए एग्जाम होता है यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उसके भी क्वेश्चंस को ऐड किया, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को ऐड किया, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस को ऐड किया, सो दैट कि आपको समझ में आए कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, जो बीपीएससी इस बार कह रही है कि हम भी पूछेंगे, ठीक है। देखो, वर्ल्ड ओजोन डे के ऊपर है, ठीक है। तो ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ठीक है। तो सेलिब्रेट किया गया न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसका थीम क्या है? मॉनिटरी प्रोटोकॉल जो है ना वो आपका ओजोन से रिलेटेड है, ये ध्यान पे रखना है। एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, तो ये आपको थीम याद रखना है, जरूर थीम याद रखना है, इस पर पूछा जाएगा। देखो, वीना कन्वेंशन भी जो है ना वो ओजोन से रिलेटेड है। उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो जो मॉनिटरी प्रोटोकॉल जो है ना जो 1987 में आया था, वो किस चीज़ के लिए था? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस के लिए था। ऐसा सब्सटेंस जो ओजोन को डिप्लीट कर रहा है, ओजोन के लेयर को तोड़ रहा है, ठीक है। तो उसका जो उसके आगे वाला जो अमेंडमेंट करके नया जो आया है उसको हम लोग बोलते हैं किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट क्या है? मॉनिट्रल का आपका क्या है? मॉनिट्रल का जो हम अमेंडमेंट करेंगे वो आपको किगाली कहलाएगा। किगाली अमेंडमेंट 2016 में आया था। वो फेज आउट का बातें कर रहा था। किसका फेज आउट का? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। तो इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना है तो दो चीज़ याद रखोगे। किगाली एग्रीमेंट आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए था, और मॉनिटरी प्रोटोकॉल आपको ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस के लिए था, और वीना कन्वेंशन भी ओजोन के लिए था। ये तीन चीज़ आप बिल्कुल याद रखोगे, किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि आप देखो कि अस्तामोदी लेक जो है ना जो केरला में है, वो आप देखो कि उसको अनफिट बोला गया है। अनफिट 4 लोकेशन अस्तामोदी लेक के अंदर जिसको अनफिट बोला गया नहाने के लिए, ठीक है। किसने बताया? सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो दो चीज़ पढ़ना है, एक तो अस्तामोदी लेक कहाँ है, तो वो केरला में है। केरला का वेटलैंड है, रामसर साइट भी है, ठीक है। और सेकेंड लार्जेस्ट लेक है केरला में, ठीक है। ये ध्यान पे रखना है। थोड़ा बहुत हम लोग सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में देख रहे हैं। इसका पावर ऑफ फंक्शन जो है ना वो एयर एक्ट के अंदर है, एयर एक्ट ऑफ 1981 के अंदर है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है टेक्निकल सर्विस टू एमओईएफसीसी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 को, दोनों को टेक्निकल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। देखो, 75 ईयर हुआ सुप्रीम कोर्ट का। सबसे पहला बात, सुप्रीम कोर्ट का 75 ईयर है। तो ये बात समझो कि आप कि आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो है ना पार्ट 5 का, वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है। इसमें 124 क्या बोलता है? देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान पे रखना है। पार्लियामेंट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम 8 इन 1950 से 34 इन 2019। तो देखो, अगर आप देखोगे तो अभी अगर आप देखोगे तो 33 जजेज है और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इतने टोटल 34 जज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये याद रखना है आपको। आर्टिकल 124 क्या बोलता है? देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आप ध्यान पे रखोगे। उसके साथ ये याद रखोगे सुप्रीम कोर्ट के जज का कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कैसे रिमूवल होता है, ये सब पार्लियामेंट का क्या रोल है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, ये सब आप थोड़ा देख लेना, वो आपका पॉलिटी का पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल 142 और 143 जरूर देख लेना जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। बिल्कुल न्यूज में रहता है, रेगुलर न्यूज में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो तंजावुर है ना, तंजावुर एक न्यूज में आ रहा है क्योंकि ये तंजावुर तमिलनाडु में है, और ये इनको क्या मिला है? इनको फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जीआई टैग मिला है। जीआई टैग, पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको जीआई टैग मिला वो क्या? तंजावुर का हैंडीक्राफ्ट वीणा है। वीणा मतलब जो बजाया जाता है, जो सरस्वती माँ के हाथ में होता है वीणा, ठीक है। वीणा पुस्तकालय, ठीक है। तो वीणा जो है ना वो तंजावुर में बनाया जाता है, वुड का बनाया जाता है। तो वहाँ के आर्टिसन को क्या मिला? जीआई टैग मिला, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनको जीआई टैग मिला वो तंजावुर का वीणा है, ठीक है। तंजावुर कहाँ पे लोकेशन है? वो तमिलनाडु में, ठीक है। चार टाइप्स होते हैं वीणा का। एक होता है रुद्रा और विचित्रा वीणा होता है, ये हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड है। और सरस्वती और चित्रा वीणा जो है ना वो कर्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड है। कर्नाटिक मतलब साउथ की तरफ से। ये चारों वीणा को भी आप साथ ही साथ याद रखोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत वन लाइनर देखते हैं। वर्ल्ड वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहाँ हो रहा है? सूडान में हो रहा है। तो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। जिंक का प्रोडक्शन देखोगे तो जिंक एक सिल्वर ब्लू ग्रे मेटल है। चाइना हो गया, पेरू हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे जिंक का प्रोडक्शन होता है। और जिंक इंडिया में कहाँ होता है? तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश और बिहार में होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर
ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो पहला इंडियन एम्बेसडर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का कौन बने? शरद कमल बने, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ओला का को फाउंडर और सीईओ जो है ना, सीईओ मतलब होगा चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, वो कौन है? भविष अग्रवाल है, क्योंकि ओला अभी न्यूज़ में, ओला का भी आईपीओ लॉन्च हुआ था, इसलिए ओला न्यूज़ में, ठीक है। रिसर्च ब्रीड न्यू हीट रेजिस्टेंस राइस, एक न्यू जो है ना, एक नया तरह का हीट रेजिस्टेंस राइस को देखा गया है, जिसको हम लोग बीमिंग स्माइल भी बोलते हैं, जो जापान से रिलेटेड है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हीट को रेसिस्ट कर सकता है, मतलब हीट को बर्दाश्त कर सकता है, गर्म को, ठीक है, जिसको इमिखोरो भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, जापानीज टर्म है। और बीमिंग स्माइल भी बोलते हैं, जापान से रिलेटेड एक न्यू हीट रेजिस्टेंस राइस है, तो ऐसे पूछ सकता है बीमिंग स्माइल क्या है, तो एक राइस है, ठीक है। नेक्स्ट है अभय क्लिनिक। आपको पता होगा कि एक लेडी डॉक्टर का रेप हो गया था कोलकाता के एक हॉस्पिटल में, ठीक है, कोलकाता के हॉस्पिटल में। तो वहाँ के लोगों ने एक अभय क्लिनिक और ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट निकाला था जूनियर डॉक्टर्स ने, ठीक है, कोलकाता में है। तो आपसे पूछ सकता है अभय क्लिनिक किससे रिलेटेड है? कोलकाता से रिलेटेड है, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर का रेप कर दिया गया था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। नेक्स्ट है आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये आपको पढ़ना है बहुत डिटेल में, ठीक है। तो लॉन्च कब हुआ था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक? 1 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ था, टू क्रिएट एन एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड बैंक फॉर ऑल सिटीजन। तो इंडियन पोस्ट बैंक से क्या हो गया था कि जितने भी लोग हैं ना जो एसबीआई में अकाउंट नहीं खुलवा सकते, वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का यूज कर सकते हैं, बैंक की तरह यूज कर सकते हैं, अकाउंट खुलवा सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं। तो एक तरह का पेमेंट बैंक ये बना दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन है? तो एयरटेल है, ये भी साथ ही साथ आप याद रखोगे। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक किसके अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। विथ 100% इक्विटी इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है, आरबीआई के साथ नहीं है, यहाँ आपको घुमा सकता है, ठीक है। कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, तो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद क्या नहीं, कैन नॉट एक्सेप्ट क्या कर सकता है? एनआरआई डिपॉजिट, मतलब नॉन रेसिडेंस इंडियन जो है ना, उनका अकाउंट इसमें नहीं खुल सकता है। उसके बाद नचिकेत मोर कमेटी जो है ना, इसको रिकमेंड किया था सेटअप करने के। तो आपसे पूछ सकता है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक किस कमेटी के रिकमेंडेशन से सेटअप किया गया था? तो नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन से किया गया था। आप देखो नेक्स्ट आपका 7th राष्ट्रीय पोषण माह। तो अब ये ध्यान पे रखना कि सितंबर जो है ना, सितंबर माह को पोषण माह बोला गया है। तो सितंबर 1 से लेके 30 तक को पूरा का पूरा महीना को हम लोग क्या मनाते हैं? पोषण माह के में मनाते हैं, सो दैट कि हम लोग क्या कर सके, एम्पावर कर सके वीमेन को थ्रू न्यूट्रिशन के थ्रू। तो इसमें एक अनेमिया मुक्त भारत भी, उस पर भी फोकस किया गया। इसमें एक 6x6x6 स्ट्रैटेजी है, इसको याद रखना क्योंकि ये आपसे पूछ सकता है। ये क्या है? तो 6 एज ग्रुप, 6 इंटरवेंशन है, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग अनेमिया को कम करेंगे। अनेमिया मतलब ब्लड के अंदर ब्लड का कमी जो हो जाता है खासकर वीमेन में, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उनके कारण उनका ब्लड लॉस होता है, तो उसके कारण उनके अंदर ब्लड का कमी होता है। ब्लड का कमी इज कॉल्ड अनेमिया, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो 7th पोषण माह है, मतलब 2018 में स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद ये 7th है, तो इसका क्या क्या थीम है? ग्रोथ मॉनिटरिंग करना है, अनेमिया पे ध्यान देना है, कंप्लीमेंट्री फीडिंग करना है, उसके बाद पोषण भी और पढ़ाई भी, पोषण भी और पढ़ाई भी, ये ध्यान पे रखना है। उसके बाद एक पेड़ माँ के नाम इसी के अंदर है, ये मैंने बताया भी आपको। टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस, ये इसका पोषण माह का थीम है, जिसको बिल्कुल ध्यान पे रखना है। कितने थीम है टोटल? आप देखो तो 6 थीम है, 6 थीम को एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनी SJVN, जिसका है सतलज जल विद्युत निगम। तो ये इसको नवरत्ना स्टेटस मिला है, पहले मिनी रत्ना था, तो अभी नवरत्ना स्टेटस मिला है। सबने पढ़ा होगा 2G इथेनॉल, 2G इथेनॉल। तो 2G मतलब हो गया सेकेंड जनरेशन। तो हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल में क्या क्या यूज होता है, किससे फर्स्ट जनरेशन होता है। तो जो भी सीरियल्स होंगे, सीरियल्स मतलब जो भी अनाज होता है, स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, ऑयल क्रॉप्स हो गए, ऑयल क्रॉप जो भी होते हैं जैसे तीसी वगैरह हो गया, इन सबको फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया सो दैट कि इथेनॉल बनाया जाए। सेकेंड में क्या यूज़ किया जाता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट, वुड हो गया, ग्रास हो गया, फॉरेस्ट रेसिड्यू हो गया, इन सबको सेकेंड जनरेशन फ्यूल के लिए यूज़ किया जाएगा। इथेनॉल का जो सेकेंड जनरेशन जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, इसमें इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। थर्ड जनरेशन हम लोग क्या यूज़ करेंगे इथेनॉल बनाने के लिए? तो हम लोग रिफाइनरी ऑफ गैसेज यूज़ करेंगे, अलगई का यूज़ करेंगे, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन में जेनेटिकली मॉडिफाई अलगई का यूज़ करेंगे। तो इसको थोड़ा बहुत ध्यान पे रख लेना, ठीक है। एक नेक्स्ट इसमें ये है न्यूज़ में कि एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बूस्टर इथेनॉल प्रोडक्शन मानेसर हरियाणा में स्टार्ट किया गया। कि एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट किया गया कहाँ पे? मानेसर हरियाणा में। यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह बहुत है, तो ये ध्यान पे रखना है। फर्स्ट 2G इथेनॉल प्लांट जो है ना, पानीपत में ओपन किया गया था, किसके द्वारा? IOC मतलब हो गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो ये ध्यान पे रखना है आपको, ठीक है। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज बहुत ज़्यादा फैल रहा है, HFMD, ये वायरसेस के थ्रू फैल रहा है। और कौन सा वायरस है?
इंटेरोवायरस फैमिली से है। मोस्ट ऑफ द कॉमनली कोक्सा किवरिस A16। तो ये आपसे पूछ सकता है कि माउथ और हैंड वायरस जो हो रहा है किस वायरस के कारण हो रहा है, तो ऐसा याद रखना है। और हो सकता है कि वायरस के डिजीज के बदले बोल दे कि बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, तो बैक्टीरिया के कारण नहीं हो रहा है, ये वायरस के कारण हो रहा है। किस वायरस के कारण हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी इसको किसने फाउंड किया था, फाउंडेड कौन किए थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में इसको इनका स्टार्ट किया था। ये फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी था और इसको बाद में 1951 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो इसको कौन निकालता है, तो वीपो निकालता है। वीपो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो निकालता है। आपसे पूछ सकता है इसमें टॉप कौन है, स्विट्जरलैंड है, उसके बाद स्वीडन है, उसके बाद यूएस है। तो इंडिया का रैंक कितना, 39th है। कितने टोटल कंट्री, 133 कंट्री में इंडिया का रैंक 39th है। और 2015 में आप देखोगे तो इंडिया का रैंक 81st था। तो ये भी ध्यान पे रखना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंडिया क्लाइम फ्रॉम 81st इन 2015, 39th इन 2024। तो कहाँ 21वां रैंक था 2015 में और 39th रैंक हो गया 2024 में। तो ये इंप्रूवमेंट हुआ है। इंडिया रैंक फर्स्ट एमंग 38 लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक्स। जितने भी लोअर मिडिल इनकम कंपनी है ना, टोटल जो 38 कंट्री है जो लोअर मिडिल इनकम कंट्री, जिसमें इंडिया भी आता है, तो इंडिया का रैंक उसमें फर्स्ट है। ओवरऑल इंडिया का रैंक कितना है, 39th है। ठीक है, इतना याद रखोगे। इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी एंगेजमेंट प्रोग्राम इन स्टेप, ये विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने स्टार्ट किया है टू स्ट्रेंथन द इंडिया आउटरीच टू फ्रेंडली कंट्रीज। तो सो दैट कि फ्रेंडली कंट्री पास वो आउटरीच कर सके, उसके लिए आपसे पूछ सकता है किसने ये स्टार्ट किया है। तो आप ध्यान पे रखना है कि विवेकानंद फाउंडेशन ने स्टार्ट किया। टाइफून मिसाइल सिस्टम जो यूएस से रिलेटेड है। उसके बाद एक बुक है इंडियाज न्यूक्लियर डिबेट एक्सेप्शनलिज्म एंड द बॉम्ब। ये कौन बुक लिखा है, तो प्रियांजलि मलिक ने इस बुक को लिखा है। तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है अलायंस फॉर ए स्मॉल आइलैंड स्टेट। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर लो लाइंग कोस्टल एंड स्मॉल आइलैंड कंट्री के लिए। मतलब अलायंस फॉर स्मॉल आइलैंड कंट्री, जितने में स्मॉल आइलैंड कंट्री है ना, आइलैंड स्टेट है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। बिल्कुल याद रखोगे, नया संगठन है, नया तो नहीं है, न्यूज़ में नया है, 1990 में ही बन गया था। और हेड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जो सेकेंड वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था उससे पहले, तो सेकेंड वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का हुआ था 1992 में हुआ था, उससे 2 साल पहले ये स्टार्ट हो गया था ये। ठीक है, नेक्स्ट है देखो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री गिरिराज सिंह जो है ना, उन्होंने क्या करा है कि वो गुजरात में जाके क्या ओपन किया, एरी सेरिकल्चर प्रमोशनल प्रोजेक्ट गुजरात में स्टार्ट किया। बिहार के हैं मिनिस्टर्स हैं, लेकिन बिहार में नहीं ओपन कर रहे, लेकिन गुजरात में कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, हमको ये पढ़ना कि एरी सेरिकल्चर प्रमोशनल प्रोजेक्ट जो है ना गुजरात में स्टार्ट हुआ, ये याद रखना। ठीक है, आप देखो सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है ना, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, बेंगलोर कर्नाटका में। ये याद रखना है। जैसे कॉफ़ी बोर्ड हमने बताया था आपको, उसके बाद बताया था कि टी बोर्ड कहाँ पे, कोलकाता में। तो ये सब याद रखना है। ठीक है, कर्नाटका का लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है, ये भी ध्यान में रखना। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर। अब देखो एडी सिल्क के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एडी सिल्क पढ़ लेंगे, मलबरी सिल्क पढ़ लेंगे, तसर सिल्क पढ़ लेंगे और मुगा सिल्क भी पढ़ लेंगे, सो दैट कि हमारा कंप्लीट हो जाए। तो एडी सिल्क है जो नेचुरल है, प्रोटीन बेस्ड सिल्क फाइबर दैट कम्स फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सेमिया रिकनी मॉथ। तो सेमिया रिकनी मॉथ से ये आता है, कोकून से आता है। कोकून से एक तरह का छोटा सा कीड़ा जैसा होता है, उससे निकलता है। तो ये आप याद रखोगे। इट इज ऑल्सो नॉन एज अहिंसा सिल्क और पीस सिल्क। तो याद रखना कि इसको और क्या बोलते हैं, एडी सिल्क को अहिंसा सिल्क और पीस सिल्क भी बोलते हैं। इट इज मेड विदाउट किलिंग द मोथ। मोथ जो है ना एक छोटा सा कीड़ा जैसा, उसको बिना मारे हुए इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग सिल्क निकालते हैं। मेनली कहाँ मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में मिलता है। इसको याद रखना है। जैसे असम हो गया, नागालैंड और मेघालय में ये एडी सिल्क पाया जाता है। जब मलबरी सिल्क का आप देखोगे तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिल्क है। ये प्रोड्यूस कैसे होता है, डोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म के थ्रू होता है, खासकर बॉम्बिक्स मोरी से होता है, विच फीड्स ऑन मलबरी लीव्स। ठीक है, तो मलबरी लीव्स को कौन फीड करता है, बॉम्बिक्स मोरी करता है। और ये मेनली कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल, यहाँ पाया जाता है। और ये आपसे पूछ सकता है बहुत, तो आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिल्क, तो ऐसा पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तसर सिल्क जो है ना झारखंड में पाया जाता है। मेनली भागलपुर का जो सिल्क फेमस है वो तसरी सिल्क पाया जाता है भागलपुर में। इट इज अ टाइप ऑफ वाइल्ड सिल्क। इट इज मेड फ्रॉम द सिल्क वर्म दैट फीड ऑन प्लांट्स लाइक असन और अर्जुन। असन और अर्जुन को जो फीड करता है सिल्क वर्म, उससे ये पाया जाता है। तो ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मुगा सिल्क जो असम में पाया जाता है, एक्सक्लूसिव टू द ईस्ट ऑफ असम। असम स्टेट ऑफ असम में पाया जाता है मेनली मुगा सिल्क। देखो तो मुगा सिल्क इज प्रोड्यूस बाय सिल्क वर्म ऑफ अंथ्रिया एस्मेनिसिस विच फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ सोम एंड
सोलू प्लांट, सोम और सोलू प्लांट्स पे फीड करने जो करता है उसमें पाया जाता है ये मुगा सिल्क, ऑल्सो नॉन एज नेचुरल गोल्डन कलर एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये याद रखना, नेचुरल गोल्डन कलर और ड्यूरेबिलिटी के लिए इसका मुगा सिल्क का पहचान है। तो अब ओवरऑल याद रखो तो तसर सिल्क बिहार से रिलेटेड जो भागलपुर में पाया जाता है। थोड़ा सा हम लोग यूपीएससी का सीएपीएफ के क्वेश्चन को देखते हैं, फिर सीएससी के क्वेश्चन को देखोगे। देखो हमने आपको लेक्चर 8 में पढ़ा दिया है कि COP 26 कहाँ हुआ। COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, ऐसे बीपीएससी भी पूछ सकता है। मैंने पढ़ाते समय भी बोला था कि COP 26, 27, 28, 29 याद कर लो, पूछ सकता है। देखो तो अब फिर से बता देते हैं, COP 26 कहाँ है, ग्लासगो यूके में है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो देखो 26 कहाँ हो गया, 26 आपका हो गया 3 में, ठीक है। नेक्स्ट है COP 27, COP 27 शर्म एल शेख इजिप्ट। तो इजिप्ट जरूर याद रखना। तो 27 कहाँ है, इजिप्ट में। तो बी का 1 हो गया। तो देखो बी का 3 और ए का 1, ठीक है। ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1। तो देखो ये ए का 3 बी का 1, तो डी ऑप्शन है, डी सही होगा। बाकी हम लोग पढ़ लेते हैं। COP 28 कहाँ पे है, तो यूएई में है। और 29 कहाँ पे, अजरबैजान में। तो ऐसे याद रख लो, यूके 26 है, यूके, इजिप्ट, यूएई और अजरबैजान। यूके, इजिप्ट, यूएई, अजरबैजान, ऐसे याद कर लोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको मैंने टेलीग्राम पे भी पूछा था, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। विच वन ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग बायोटेक्नोलॉजी इज अप्लाइड फॉर मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसमें से कौन है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद जिसमें हम लोग इंसुलिन हो गया, जो जिसको भी इंसुलिन कब लगाया जाता है, जब भी बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाता है और नेचुरल इंसुलिन नहीं बनता तो हम इंसुलिन लेते हैं। एंटीबायोटिक हो गया, वैक्सीन हो गया। तो जब भी आप देखोगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तो वो रेड बायोटेक्नोलॉजी की बात होता है। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का बनाते हैं, मेडिकल। तो वाइट बायोटेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से रिलेटेड है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल। अगर हम बायोकेमिकल को बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस करें तो वाइट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर से, हमेशा ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर। अब ब्लू बायोटेक्नोलॉजी किससे, मैरीन से और एक्वाटिक एप्लीकेशन से। मैरीन क्या होगा, ब्लू ही तो होता है समुद्र, तो ऐसे याद रख सकते हो, इसका आंसर रेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43rd एशियन समिट कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ था, तो ये आपका इंडोनेशिया में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन है सीएपीएफ का, हो सकता है इस बार पूछ दे बीपीएससी, 44th एशियन समिट कहाँ हुआ है, तो इसके लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। यूपीएससी का ये क्वेश्चन है। देखो अगर मैं आपको पूछूं इसका सोर्स का, इन सब का सोर्स नहीं बताया मैंने क्योंकि सोर्स है इसका, लेकिन थोड़ा बल्कि हो जाता है इसका। मुझे लगा कि थोड़ा सा सोर्स बता दे। तो देखो सिर्फ एक हेडिंग है, इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ते तो बिल्कुल और पता चलता है, लेकिन सिर्फ हेडिंग में क्या है कि घना का कोकोआ फॉर्म जो है ना लूज कर रहा है क्योंकि इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखो अगर इस क्वेश्चन में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर वेल नोन फॉर 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और किसी ने इस हेडिंग को ही पढ़ लिया था, घना उसको याद आता, तो एक ऑप्शन में घना दिख रहा है, ठीक है। तो इसको कोट डिवोरी एंड घना जो है इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, लेकिन घना सिर्फ हेडिंग में है। तो समझ रहे हो बात। तो ऐसा पढ़ना कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, हमें पीएचडी नहीं करना है। ऐसा ही बीपीएससी भी पूछ रहा है, हेडिंग से सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप इसको पढ़ते ना पूरा, मैंने आर्टिकल पढ़ा है इसका दिसंबर 2023 का, 21 दिसंबर का, जब मैंने पूरा हेडिंग पढ़ा तो उसमें कोड डी वेरी का भी मेंशन है नीचे में, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दोनों ही सबसे ज़्यादा होता है प्रोड्यूसर, लेकिन घना सिर्फ हेडिंग में है। तो हेडिंग से ही क्वेश्चन बन गया, किसी और ऑप्शन में हेडिंग में घना है भी नहीं, ये देख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है देखो सिसिडिया, फ्रोगोफोर और पोन्ड स्केटर जो है ना, ये न्यूज़ में, ये ऑर्गेनिज्म है, ये किस से रिलेटेड है, डायरेक्ट पूछा है। ये इंसेक्ट है, ठीक है। हो सकता है फ्रॉग हॉपर से आपको लग सकता है कि बर्ड हो, लेकिन देखो ना फ्रॉग क्या हो सकता है, ठीक है। फ्रॉग आपको लगेगा कि रेप्टाइल्स हो सकता है, लेकिन ये इंसेक्ट है क्योंकि डायरेक्ट द हिंदू का ये डायरेक्ट पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीड स्टॉक एज ए यूज प्रोड्यूशन फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो देखो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का बात हो रहा है, SAF का बात हो रहा है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का मतलब, एविएशन मतलब कि हवाई जहाज में जो हम लोग फ्यूल यूज करते हैं। तो सबसे पहला बात, कौन कौन सा फ्यूल यूज हो सकता है, तो कॉर्न ग्रेन से हम लोग SAF बना सकते हैं, मतलब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिनका जो नॉर्मल फ्यूल की तरह ही काम करता है। ऑयल सीड से भी बना सकते हैं, अलगी से भी बना सकते हैं, अदर फैट से भी बना सकते हैं, एग्रीकल्चर के रेसिड्यू से भी हम लोग बना सकते हैं, फॉरेस्ट्री रेसिड्यू से भी बना सकते हैं, वुड मिल वेस्ट से भी बना सकते हैं, म्युनिसिपल का जो सॉलिड वेस्ट स्ट्रीम्स है ना उससे भी हम लोग बना सकते हैं, वेट वेस्ट जो है ना जैसे मैन्योर हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, स्लज वगैरह हो गया, डेडिकेटेड एनर्जी क्रॉप्स हो गए, इन सब से हम लोग क्या बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस है, तो इसका मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो याद कर लो, देखो क्या होगा ना कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अगर इनके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में से पूछ दे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे, एग्जाम में थोड़ा बहुत तो आप सही कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the with respect to Indian Parliament consider the following statement. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its resolution. मतलब लोकसभा का डिजोल्यूशन हो गया, मतलब नया सरकार बनने के लिए इलेक्शन हो गया, तो जो बिल पेंडिंग है लोकसभा वो लैप्स हो जाएगा। बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है, बिल्कुल लैप्स हो जाएगा ना, लोकसभा है नहीं तो। अ बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेज ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। बिल्कुल, एक बिल जो है लोकसभा से पास हो गया लेकिन वो राज्यसभा में, ठीक है, और लैप्सेज हो जाएगा द डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, क्योंकि जो लोकसभा पास किया लोकसभा तो बचा ही नहीं, तो क्या दिक्कत है, ये भी सही होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, अ बिल रिगार्डेड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई हिज इंटेंशन टू समन हॉसेस टू अ ज्वाइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। बिल्कुल नहीं, देखो अगर कोई बिल क्या हो गया ना, डिसएग्रीमेंट हो गया, मतलब ज्वाइंट सिटिंग का बात कह दिया प्रेसिडेंट ने, मतलब ना लोकसभा पास हुआ ना राज्यसभा पास हो रहा है, मतलब लोकसभा से राज्यसभा में गया लेकिन पास नहीं हो रहा बिल, और प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि हम इस पर ज्वाइंट सिटिंग रखेंगे, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि उससे पहले ही डिसोल्यूशन हो गया लोकसभा का, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल नहीं, यहाँ क्या बोले लैप्स हो जाएगा, बिल्कुल लैप्स नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जहां जहां वो कट कर दो, ठीक है। तो मैंने बोला कि पहला दूसरा सही होता है, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बिटवीन किसके बीच में लॉन्गेस्ट बॉर्डर है बिटवीन दो कंट्री के बीच में, तो ऐसा पता होना चाहिए। देखो क्या इंडिया और चाइना के बीच में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कजाकिस्तान और रशिया के बीच में इतना बड़ा बाउंड्री नहीं, आप देखोगे ना मैप पे जाके, कनाडा और यूएसए का तो बहुत बड़ा बाउंड्री है इनका, तो ए आंसर होगा। चिली और अर्जेंटीना भी नहीं होगा, ए होगा। तो ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता है, सी और डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। सोचो ना थोड़ा लॉजिकली, सबको वर्ल्ड मैप को देखो, वर्ल्ड मैप को देखोगे तो समझ में आएगा कि कनाडा और यूएसए क्यों आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, Which of the following undertaken the army towards the upliftment of local population in remote area to include addressing their basic needs is called? तो कौन सा प्रोग्राम के थ्रू हम लोग आर्मी क्या कर रहा है, लोकल एरिया को अपलिफ्टमेंट कर रहा है? तो सिंपल सा बात है, ऑपरेशन सद्भावना, ये हमने पढ़ाया भी आपको, ठीक है। ऑपरेशन सद्भावना सीधा आंसर होगा। और ये जो मैं आप क्वेश्चन करा रहा हूँ सारा का सारा यूपीएससी सीएससी 2024 का क्वेश्चन है, ये यहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, आई होप हाँ यहाँ से स्टार्ट हो गया। इससे नीचे जो भी हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी 2024 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्या 2024 का क्वेश्चन टफ लग रहा है आपको? बिल्कुल टफ नहीं है, तो बीपीएससी का भी टफ नहीं लगेगा। आप देखो अभी क्या हुआ है, जो अभी जो न्यूज़ आ रहा था, अभी हमने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला है कि के.एस. पुट्टास्वामी का डेथ हो गया, जिन्होंने राइट टू प्राइवेसी का बात किया था, राइट टू प्राइवेसी का बात किया था। और राइट टू प्राइवेसी का बात, ये केस जो था ना, के.एस. पुट्टास्वामी केस 2017 का केस है, जो किससे रिलेटेड, राइट टू प्राइवेसी का बात। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? 21 के अंदर, ठीक है। और इस बार ये बीपीएससी भी पूछ सकता है, क्योंकि रिसेंटली के.एस. पुट्टास्वामी का डेथ हो गया है, जिन्होंने इसके बारे में डिस्कशन किया था और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इनके नाम से केस रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। तो ये आप पढ़ लो, क्योंकि ये पूछ सकता है आपसे। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया। आई होप कि आपको अच्छा भी लगा हो। कुछ ऑप्शन, कुछ आपके पॉलिटी के भी क्वेश्चंस थे, तो अगर ऐसा अच्छा लग रहा तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, सो दैट कि हम आपको और भी ऐसे क्वेश्चंस कराते रहे यूपीएससी वगैरह का, ठीक है। इंडिया बिकम्स द थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन इन एशिया, सरपासेस मतलब पीछे कर दिया किसको? जापान को, इन एशिया पावर इंडेक्स। तो एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया का थर्ड रैंक हो गया, जापान को पीछे करके, ठीक है। अब देखो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर कौन सा, नोएडा वगैरह गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। यहाँ पे यूपी का सेकेंड एडिशन इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ, याद रखना। कहाँ पे हुआ? ग्रेटर नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। एक तोबल्लू करके एक इंडिपेंडेंट आइलैंड है साउथ पैसिफिक में, ये न्यूज में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी में इसमें राइजिंग हो रहा है, सी राइज हो रहा है, इसके कारण ये पानी में जा रहा है, ठीक है। मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव कब स्टार्ट हुआ था? 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। इसका 10 साल हो गया, तो हो सकता है क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका 4 पिलर है, क्या क्या? न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रा, न्यू सेक्टर और न्यू माइंडसेट, ये ध्यान पे रखना है। स्टार्टअप इंडिया आप देखोगे तो 16 जन 2016 को स्टार्ट हुआ था, 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था, मतलब मेक इन इंडिया पहले आया, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया आया, ठीक है। हरिकेन जॉन जो है ना, वो मैक्सिको में देखा गया। हरिकेन आप जान ही रहे हो हरिकेन क्या होता है, ठीक है। सेम सेक्स मैरिज जो उसको लीगलाइज कहाँ किया गया? थाईलैंड में। थाईलैंड पहला कंट्री बना साउथ ईस्ट एशिया में जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया, ठीक है। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली डेवलप किया अवैध लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट इन्होंने बनाया। किसने बनाया? किसने मिलकर बनाया? तो डीआरडीओ ने और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर बनाया। और डायरेक्ट हेडिंग है द हिंदू का, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्मी इज सेट टू रिसीव फर्स्ट बैच ऑफ 3 AH-64E अपाची अटैक हेलीकॉप्टर फ्रॉम बोइंग। तो बोइंग एक कंपनी है, अमेरिका बेस्ड कंपनी है, जिन्होंने फर्स्ट बैच जो है ना 3
AH-64E अपाची अटैक हेलीकॉप्टर आर्मी को देने का रिसीव आर्मी को देने के लिए तैयार हो गया। तो फर्स्ट बैच आने वाला जिसमें 3 अपाचे AH-64E इंडिया को दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रिकेटर फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सर्विस अवार्ड किनको दिया गया? सोबू बर्गे को दिया गया। इनका निक नेम क्या है? कंजुमन है, तो इनका नाम याद रखना। इनको क्या दिया गया? क्रिकेटर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया। तो आज के लिए इतना ही है, 25 मिनट का है करंट अफेयर्स। इसमें हमने यूपीएससी का भी क्वेश्चन ऐड कर दिया, CAPF का भी ऐड कर दिया, सो दैट कि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक का भी है, जैसे साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, तो इससे आपको समझ में आ गया कि साइंस एंड टेक में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हो सकता है कि अगर मान लो किसी एग्जाम में पूछा गया तो कभी कभी क्वेश्चन भी रिपीट कर जाता है, तो आपको आसान हो जाएगा रिपीट हो जाए तो। थैंक यू एवरीवन।